चुनाव आ रहा है तो कोई बुआ का अंधभक्त होगा, कोई बबुआ का, कोई फेंकू का, कोई पप्पू का। भाई परम भक्त बनिए, अंधभक्त न बनिए। मैंने आपको कहा परम भक्त ठीक है, लेकिन अंधभक्त मतलब कि जो भी कहे सब सही, यानी कि गाय को भैंस कह दिया जाए वो भी सही, चिड़िया को कबूतर कह दिया जाए वो भी सही। तो ये सही नहीं है। चिड़िया है तो आप कोई कबूतर कहे तो चिड़िया ही कहिए। हाँ भाई, कई लोग फिर पूछ रहे थे एग्जाम के बारे में, वैकेंसी के बारे में बता दिया जाए। ये की वैकेंसी जल्दी ही आ जाएगी और एग्जाम प्री का मई में होगा। यानी कि जो फरवरी में एक संभावना थी वो संभावना टल गई है धारा 6 के तहत टीपीए की। और वो और सोशल मीडिया पर 8 मई चल रहा है, हो सकता है वही डेट हो, हमें कंफर्म नहीं है। तो जो लोग नए हैं और चाहते हैं इस बार देना, अभी समय है, अच्छे से लग जाएं। अभी 3 माह तैयारी करने के लिए पर्याप्त है। 3 माह कोई कम नहीं है, आपका 3 माह मिला है और 3 माह में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसमें शक नहीं है भाई। तो जिनको भाई इस बार देना है फिर सलाह दी जाती है, थोड़ा समय भी मिल गया आपको, 3 साढ़े 3 माह और अच्छे से लगिए। और आपका जो सब्जेक्ट छूटे हैं मैंने आपका वह सोमवार से लग ही जाएंगे। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट केवल बचेगा और वीडियो उपलब्ध है भाई, जो लोग नए लोग हैं थोड़ा वीडियो से भी पढ़ सकते हैं, कोई ये नहीं है। आइए टीपीए शुरू किया जाए। टीपीए की धारा हम चल रहे थे आपका 10, 11, 12, यानी कि 10 और आपका मैंने 10, 11, 12। आइए देखा जाए फिर एक बार, कई दिन हो गया, फिर एक बार 2 4 मिनट दोहराना पड़ेगा तब आपका इसको आगे बढ़ाया जाए। देखिए आपका सशर्त कंडीशनल ट्रांसफर, यानी कि हम बताए थे सशर्त अंतरण। जहां तक सशर्त अंतरण की बात है, आपका संपत्ति का जो ट्रांसफर होगा उसमें कंडीशन लगाई जा सकती है। जो कंडीशन होती है आपको 2 3 एंगल से देखना है। एक आपका देखना है कि अगर वह कंडीशन सेक्शन 10 में आ जाती हैं, सेक्शन 11 में आ जाती हैं या 12 में आती है, तो वह शर्त या कंडीशन वाइड या शून्य या बातिल, उर्दू में बातिल कहते हैं, बातिल होगी और अंतरण वैध होगा और माना जाएगा कि ऐसी कोई शर्त नहीं लगी। लेकिन अगर वह कंडीशन सेक्शन 25 वाली है, यानी कि धारा 25 वाली है, तो वह शर्त भी शून्य होगी और अंतरण भी क्या होगा, शून्य। ये पहला कॉन्सेप्ट बना लेना है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये बनाना है कि जो अंतरण में शर्त लगती हैं, जो शर्तें वैध होती हैं, वह आपका 2 प्रकार की हो सकती है। एक कंडीशन प्रेसिडेंट, यानी कि पूर्ववर्ती शर्त जिसे कहा जाता है, और एक कंडीशन सब्सिक्वेंट, यानी कि उत्तरवर्ती या पश्चातवर्ती। अभी हमने साम्य में भी बताया कि जो पूर्ववर्ती शर्त है उसका पालन सारतः करना है, और जो आपका पश्चातवर्ती शर्त होती है उसका पालन अक्षरशः वर्ड बाय वर्ड करना है। एक एक उदाहरण दोनों पर हम बताते हैं। आपका पहला उदाहरण हम बताते हैं, वहीं फिर साम्या वाला, कि ए ने ये बी से ये कहा कि अगर तुम सी डी और ई की सहमत से विवाह करोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा। और इस समय विवाह के पूर्व ही सी पागल हो जाता है, डी मर जाता है और ई ही केवल क्या है, स्वस्थ है। तो अगर बी ने केवल ई से ही सम्मति लेकर विवाह कर लिया तो बताइए शर्त का अक्षरशः पालन किया कि शर्त, शर्त, और ये वैध माना जाएगा कि अवैध, वैध। और टीपीए की अभी हमने साम्य में बताया था कौन सी धारा, 26। तो अब उत्तरवर्ती शर्त आइए। उत्तरवर्ती शर्त में या पश्चातवर्ती शर्त, बाद की जो शर्त होती है, इंग्लिश में कहते हैं कंडीशन सब्सिक्वेंट, उसमें क्या होता है, हित मिल जाता है।
लेकिन जैसे ही शर्त का पालन होगा, शर्त लगाकर मिलता है, शर्त को भंग करेंगे तो हित छिन जाएगा। एक उदाहरण देखिए, और इसी में एक सिद्धांत हम बताएंगे, वो भी तैयार रखिएगा टीपीए में। और वह सिद्धांत हम बताएंगे धारा 27 का। देखिए भाई, आपका ए ने बी ए ने बी से अपनी पुत्री का विवाह किया और एक फ्लैट दिया, लेकिन एक शर्त लगाई। फ्लैट मिल गया, हित मिल गया, शर्त लगाई कि हे बी, अगर तुम हमारी पुत्री को डाइवोर्स दोगे तो ये जो फ्लैट है तुमसे क्या होगा, छिन जाएगा, और छिन कर हमारी पुत्री को क्या होगा, प्राप्त। ये हम किस धारा का सिद्धांत बता रहे हैं, और इसी को कहते हैं, पूछा गया था भाई, त्वरितता का सिद्धांत या शीघ्रता का सिद्धांत, जल्दी का सिद्धांत, या डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन। और ये आपका उत्तराखंड जे में अभी पूछा गया था किस धारा में समाहित है टीपीए की, तो याद रखिएगा किसमें समाहित है, 27। तो ये कौन सी शर्त हमने बताया, पूर्ववर्ती की पश्चातवर्ती। तो पर पूर्ववर्ती शर्त का पालन करने पर इंटरेस्ट या हित या अधिकार मिलता है, और पश्चातवर्ती शर्त में क्या होता है, गायब हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है। दिमाग में ये बैठाए रहे। ये आइए अब धारा 10 देखा जाए। जहां तक आपका मेंस में पूछा जाता है, प्री में पिछली बार आपका उत्तराखंड से धारा 10 से क्वेश्चन आया। क्वेश्चन बता दिया जाए, याद करके जाइएगा। तो रोसर बनाम रोसर का केस किस धारा से संबंधित है, तो धारा 10। अब आइए फिर से एक बार हम शुरू करते हैं, तीनों धाराएं आज समाप्त किया जाए। धारा 10 मैं बता चुका हूँ, थोड़ा कम बताऊंगा। धारा 11 को ज्यादा बताया जाए। देखिए, अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त, नए नए लोगों को तो लिख लेना है। अन्य संक्रमण का मतलब हुआ दूसरे को अंतरण, दूसरे को अंतरण। अब दूसरे को अंतरण पर एक उदाहरण तुरंत देखिए। ए ने बी को संपत्ति बेच दिया और ये कहा कि हे बी, ये जो हम मकान बेचे हैं तुम किसी अन्य को नहीं बेच सकते। यानी कि दूसरे के ट्रांसफर पर ए ने क्या लगा दिया है, रोक। तो बताइए ये जो रोक होगी, ये कंडीशन होगी, वह कंडीशन शून्य होगी, कोई मतलब नहीं रहेगा, और बी को हक होगा कि यह मकान किसी को भी क्या कर दे, ट्रांसफर। तो यही आपका किसमें पढ़ना है, धारा 10। देखिए अब, जहाँ की संपत्ति ऐसी शर्त या मर्यादा के अधीन अंतरित की जाती हैं जो अंतरित या उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति को संपत्ति में अपने हित को अलग करने या बयानित करने से आत्यांतिक आत्यांतिकतः यानी कि एब्सोल्यूट रूप से या पूर्ण रूप से अवरुद्ध करती है, माने रोकती है। तो उदाहरण मैं बताया था, फिर एक बार कई लोग भाई कहे कि एक बार दोबारा बताया जाए। यानी कि ए ने बी को ये मकान बेच दिया, अंतरित कर दिया, बेच दिया, और ये शर्त ए ने लगा दी कि हे बी, इस मकान को न तो इस मकान में तुम अपना हिस्सा अलग कर सकते हो और न इस मकान को तुम बयान कर सकते हो। इस पर कैसा रोक लगा दिया गया है, यहाँ आप फिर समझिए भाई, जो अंतरण या बयान करने पर अन्य व्यक्ति को जो आंशिक शर्त होती है वह धारा 10 में वैध हो, और जो पूर्ण शर्त होगी वही शर्त क्या होगी, सुन। अब यहाँ समस्या ये आती है कि कौन सी शर्त आंशिक है और कौन पूर्ण है। तो एक एक उदाहरण देखा जाए।
अगर ए बी को अपना मकान बेचता है और कहता है कि तुम इस मकान को किसी को नहीं बेचोगे, तो ये आपका बयान करने पर बी पर जो रोक लगाई गई है वह पूर्ण है कि आंशिक है? बताइए तो। पूर्ण है। तो ये जो शर्त होगी क्या होगी? सुन, दूसरा उदाहरण देखिए, आंशिक है। फिर एक बार, आंशिक रोक वैध होगी और पूर्ण रोक क्या होगी? सुन, तो एक आंशिक का देखा जाए, ए बी को अपना मकान बेचता है और ये कहता है कि देखो सी हमारा दुश्मन है, इसको ये मकान न बेचना, इसके अलावा तुम किसी को क्या करना? बेच देना। तो बताइए ये जो रोक लगाई गई है बी पर, ये आंशिक है कि पूर्ण रोक है बी के ऊपर? आंशिक। तो ये रोक क्या होगी धारा 10 में? वैध। एक एक तो हम और उदाहरण बताए थे, उतना नहीं बताएंगे, बस एक एक उदाहरण ही बताया जाए। अगला शब्द देखिए। हाँ, इसके दो अपवाद हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस नियम के दो, हाँ, ये जो आपका नियम हमने बताया, जो उदाहरण हमने बताया कि किसी को नहीं बेचोगे, ये शुद्ध रूप से आपका प्रतिपादित किया गया रोसर बनाम रोसर के केस में। लेकिन इसके दो अपवाद हैं, एक पट्टा में अपवाद मिलता है और दूसरा विवाहित स्त्रियों में। इसका मतलब, अपवाद का मतलब नए लोग समझिए। अपवाद का मतलब ये हुआ कि कुछ लोगों पर संपत्ति के अंतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उनको पूरी तरह रोका जा सकता है कि आप संपत्ति का ट्रांसफर किसी अन्य को कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते। तो आप लोग बताइए कौन कौन ऐसी आपका माने बातें हैं जो धारा 10 से बाहर है, यानी कि पूर्ण रोक भी वैध होगी? तो पहला हम क्या बता रहे हैं? पट्टा का। और दूसरा हम क्या बताएंगे? विवाहित स्त्री। अब पहला पट्टा पर समझा जा भाई, तब न विवाहित स्त्री बता गया था, लेकिन फिर एक बार हम बता रहे हैं। देखिए पट्टा पर भाई क्या है। पट्टा पहले दिया जाए, ए यह आपका जमीन है, इस जमीन को ए ने बी को लीज पर दिया। तो लीज का नए लोग मतलब समझे, मतलब ए ने इस जमीन के उपभोग का अधिकार किसको सौंप दिया? बी को। स्वामी कौन रहेगा? ए। कब्जा कौन पाएगा? एक सेकंड। देखिए आगे भाई, अब ये है पट्टे में देखा जाए, पहले बेरेक की भाषा भाई देख लिया जाए, क्योंकि बेरेक की भाषा भी जरूरी है। देखिए आपका सिवाय, सिवाय का मतलब छोड़कर, यानी कि ऊपर के नियम जो ये दो मैं अपवाद बता रहा हूँ इसमें लागू नहीं हो। मैं बताया था डिटेल में सिवाय कई जगह। सिवाय ऐसे पट्टे की दशा में जिसमें कि वह शर्त पट्टाकर्ता या उसके अधीन दावेदारों के फायदे के लिए हो। तो यानी कि किसके फायदे के लिए पट्टे में शर्त लगी हो? पट्टाकर्ता, यानी कि जो आपका लेजर है, तो पट्टाकर्ता इसमें ए माना जाएगा और पट्टेदार कौन माना जाएगा? बे। यानी कि अगर ए ने अपने फायदे के लिए या अपने उत्तराधिकारियों के फायदे के लिए
जो बी को जमीन का पट्टा दिया है इसमें कोई शर्त लगाई है और बी पर यह कहा है कि हे बी तुम सी को यह जमीन उपपट्टे पर नहीं दोगे तो ये रोक क्या होगी, वैध होगी। भले इसे पूर्ण रूप से क्या किया गया हो, बी को रोका गया हो। तो पहला अपवाद किसमें मिला, पट्टे में। किसके हित के लिए शर्त लगी हो, पट्टादार की पट्टेकर्ता, पट्टाकर्ता या उसके विधिक प्रतिनिधि के फायदे के लिए कि नुकसान के लिए, फायदे। चलिए पहला ही बताया भी था। दूसरा अपवाद ही एमपी एमपी में ज्यादा घुमावदार पूछा जाता है, वहीं आपका सतर्क रहना है, यानी कि बहुत कठिन, आपका इतना उलझाव दे देगा कि आपका सही बात में जाकर एक दो क्वेश्चन देखिएगा, लेकिन एकदम सीधा सा अर्थ समझिए। अगर कोई हिंदू विवाहित स्त्री है, मुस्लिम विवाहित स्त्री है या बौद्ध, ध्यान से समझिएगा, यानी कि हिंदू है, मुस्लिम है और क्या है, बौद्ध है, तो इन स्त्रियों को अगर धारा 10 के तहत संपत्ति का अंतरण किया जाता है और इन स्त्रियों को ये कहा जाता है कि जब तक ये विवाहित रहेंगी ये किसी अन्य को ये संपत्ति अंतरित नहीं कर सकती, तो ये शर्त शून्य होगी और ये आपका शर्त शून्य होगी और हिंदू मुस्लिम और बौद्ध विवाहित स्त्री को ये पूर्ण हक होगा कि जो संपत्ति वह पाई है उस संपत्ति को किसी अन्य को क्या कर दे, ट्रांसफर, वे दे, कुछ भी करे, बंधक रखे, दान दे, उसे अंतरण में सब शामिल क्या कर दे। तो यानी कि इन पर रोक नहीं लगाई जा सकती। लेकिन इस धर्म के सिवाय जो स्त्री हैं, तो दो तीन तो कम से कम बनाइए। आपका ईसाई धर्म हो गया, फिर आपका पारसी धर्म हो गया, फिर आपका यहूद। अगर ईसाई कोई विवाहित महिला है, पारसी हैं, यहूदी हैं और इनको संपत्ति दी जाती है और इन पर पूर्ण रोक लगाई जाती है कि आप जब तक विवाहित हैं तब तक आप यूज करिए, लेकिन आप इस संपत्ति को किसी अन्य को न तो बेच सकती है, न बंधक कर सकती है, न दान कर सकती है, तो ये रोक क्या होगी, बस बस यही समझना है। अब किसी को दिक्कत हो तो बताइए भाई, तीन याद रखे, उसमें शून्य हो गया और अन्य में क्या होगी। अब आइए धारा 11 चला जा भाई। जहां तक धारा 11 की बात है, आपका भूमिका बांधी गई थी। धारा 11 की जहां तक बात है देखा जाए, धारा 11 श्रेष्ठ हित के विरुद्ध निर्बंधन। अब पहले तो यानी कि सृष्ट ना है तो सृजित लिख लेना है, बैरक पर ना है तो उसको लिख लेना है। सृष्ट मने क्या, सृजित। हित के विरुद्ध, हित अभी हम बताते हैं, के विरुद्ध निर्बंधन, निर्बंधन मने प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन लगाना, यानी कि कुल मिलाकर उपभोग पर रोक अगर लगाई जाती है तो उपभोग पर रोक लगाने वाली शर्त भी क्या होगी, सुन, एक लाइन में। यानी कि किस पर रोक लगाई गई है यहाँ, उपभोग पर। देखिए भाई, पहले आपका एक दो उदाहरण समझिए तब बैरक शुरू किया जाए। जैसे ए ने अपना मकान बी को बेच दिया और ये शर्त लगाई कि हे बी तुम इस मकान में कभी प्रवेश नहीं करोगे न ही इसमें रहोगे, तो ये शर्त क्या होगी, शून्य, और बी को हक होगा कि उसमें प्रवेश करे और रहे। धारा 10 में क्या था ये देखिए, धारा 10 में ये था कि संपत्ति का अंतरण किया गया और आगे अंतरण पर क्या लगा दी गई, रोक। हाँ, वह रोक कैसी थी, आंशिक थी कि पूर्ण थी, पूर्ण थी। आंशिक रोक क्या होती थी धारा 10 में, वैध, और पूर्ण रोक क्या होती थी, शून्य। अब धारा 11 आई।
धारा 11 के तहत संपत्ति का ट्रांसफर किया गया है, लेकिन अंतरण पर रोक नहीं लगाई गई है, बल्कि उसके यूज पर रोक लगाई गई है, उसके प्रयोग पर रोक लगाई गई है। तो चाहे वह रोक आंशिक हो या पूर्ण हो, वह रोक क्या होगी? शून्य। और माना जाएगा कि कोई रोक नहीं है, जैसा चाहें वैसा वह प्रयोग करे। देखिए अब बैरक की भाषा सही रहेगी। एक दो पॉइंट इसमें समझना है मेन रूप से। देखिए भाई, आपका जहाँ की संपत्ति के अंतरण पर उस संपत्ति में किसी व्यक्ति के पक्ष में हित आत्यांतिकतः सृष्टि किया जाता हो, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, एक उदाहरण भी देते रहे हम। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने बी को संपत्ति का अंतरण किया, तो संपत्ति के अंतरण की परिभाषा किसमें हमने बताया है? 5। ए ने बी को संपत्ति का अंतरण किया। अब ये समस्या है कि ए ने जो बी को संपत्ति का अंतरण किया, बी को जो हित दिया है अंतरण में, वह हित या तो पूर्ण हो सकता है या आंशिक। आत्यांतिक मतलब पूर्ण होता है। तो फिर एक बार देखिए, अगर ए ने बी को आंशिक हित का ट्रांसफर किया है तो धारा 11 लागू नहीं होगी। और अगर ए ने बी को कैसे हित का अंतरण किया है? पूर्ण हित का, तभी धारा 11 लागू। फिर नए लोग समझिए, पूर्ण हित का अंतरण तब कहा जाता है जब ए ने अपनी संपत्ति में के स्वामित्व को बी को दे दिया है, और आंशिक का अंतरण तब कहा जाता है जब स्वामित्व नहीं दिया बल्कि कोई अन्य हित दिया, मैंने स्वामित्व नहीं। तो अब किन किन अंतरणों में स्वामित्व दिया जाता है और किन में स्वामित्व नहीं दिया जाता, अब छांटना पड़ेगा आपको। तो बताइए, जो विक्रय होता है उसमें स्वामित्व का ट्रांसफर होता है कि केवल कब्जे का? स्वामित्व का। जो दान होता है उसमें भी स्वामित्व का। जो विनिमय होता है उसमें भी स्वामित्व दिया जाता है। और जो अनियोज्य दावा, यानी कि इसका मतलब कि धारा 11 टेक्निकल क्वेश्चन बन सकता है, किन अंतरणों में लागू होगी? सभी में नहीं। आपका विक्रय में, दूसरा कौन? दान में, तीसरा कौन? विनिमय में, चौथा कौन? आपका अनियोज्य दावा बताना है अभी। अब बचा ही क्या? इसके अलावा टीपीए में दो ही तो पढ़ना है, और वह कौन है? बंधक और दूसरा पट्टा। यानी कि बंधक और पट्टे में किस हित का ट्रांसफर होता है? आंशिक। 11 कब लागू होगी? जब किस हित का ट्रांसफर हो? पूर्ण। यानी कि याद रखिए, पूछा सकता है नया क्वेश्चन कि धारा 11 का सिद्धांत किस अंतरण में लागू नहीं होगा, तो आप बंधक और पट्टा में से एक खोजेंगे, आप उसी में लागू नहीं होगा। अब आगे देखिए बैरेट की भाषा। बैरेट, जहाँ की संपत्ति के अंतरण पर उस संपत्ति में किसी व्यक्ति के पक्ष में हित, अब हित बताना पड़ेगा भाई, आत्यांतिक आंशिक तो हो ही गया। देखिए हित बताते हैं, अब भाई इसको जुरिस्प्रूडेंस से जोड़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा। देखिए, इंटरेस्ट या हित का मतलब होता है, अगर कोई पूछे तो बताइएगा, डिमांड यानी कि मांग, किसी व्यक्ति की मांग, किसी व्यक्ति की आशा, माने वह क्या आशा रखता है, क्या अपेक्षा रखता है, या इच्छा उसकी क्या है। यानी कि जो ये इच्छा है, मांग है, अपेक्षा है, या आशा है, या क्लेम या किसी व्यक्ति का दावा है, ये मिलकर क्या बनाते हैं? इंटरेस्ट। याद रखिए, एक मिलकर क्या बनाएंगे? हित। पहले हित समझिए क्या होता है। अगर तमाम हित मिल जाते हैं एक जगह, तो वह राइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अधिकार। और सभी अधिकार एक जगह एकत्र हो गए, माने समुच्चय हो गया उनका, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्वामित्व। तो मैं बताया भी था पिछले टर्म पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है
कि किसने कहा है कि स्वामित्व विभिन्न अधिकारों का समुच्चय है, विभिन्न अधिकार एक जगह एकत्र हो गए तो उसमें क्या उत्पन्न हो गया, संपत्ति में स्वामित्व, हाह फेल्ड। और जैसे ही बाल्टी के पानी का उदाहरण लाए, वो भी हाफ फेल्ड ही मारना है। तो एक लास्ट में हम तब हित बताएं, बाल्टी का पानी देखिए, ये बाल्टी पानी पूरी तरह भरी है, ये स्वामित्व है। अब एक एक बूंद आप निकाल रहे हैं, वह क्या हो गया, अधिकार, क्योंकि सभी अधिकार स्वामित्व में क्या है, समाहित हैं। तो बाल्टी का पानी जैसे ही उदाहरण पूछा जाए, घबराना नहीं है, किसको मार कर आएंगे आप, हाफ फेल्ड मार कर आइए। देखिए आगे बढ़ा जाए इसमें, किंतु अंतरण के निर्बंधन यानी कि प्रतिबंध कह सकते हैं, निर्देश करते हो, डायरेक्शन करते हो कि वह ऐसे हित का किसी विशिष्ट रूप से उपयोजन या उपभोग करे। इसका मतलब कि ए ने बी को या तो विक्रय कर दिया या दान दे दिया, जो भी हो, विनिमय कर दिया, और कह रहा है कि आप जो संपत्ति हम ट्रांसफर किए हैं उसका प्रयोग हमारे द्वारा बताई गई रीत के अनुसार करोगे। यानी कि हमारे द्वारा बताई गई रीत के अनुसार, माने किराएदार न रखना, ये न करना, वो न करना, या उसका उपभोग जब करना तो हमारी बताई रीत के अनुसार करना। तो ये जो रीत बताई गई है या उपभोग पर जो निर्बंधन लगाए गए हैं, तो कानून ये कहता है कि जब आपने स्वामित्व दे दिया तो अपनी लालच मन की छोड़ दीजिए, और जिसे स्वामित्व दिए हैं वह चाहे किसी भी प्रकार से उसका यूज करे, अब उस पर प्रतिबंध आप न लगाइए। पब्लिक पॉलिसी ये मानती है कि जब स्वामित्व आप दे दिए हैं तो यूज करने का अधिकार भी उसे क्या करिए, दे दीजिए। अगर यूज करने के अधिकार पर रोक लगाते हैं या इस प्रकार से मकान का यूज करो करते हैं तो वह रोक क्या होगी, धारा 11 में शून्य, और किसी भी प्रकार से वह उसका क्या कर सकता है, यूज। लेकिन ये कब, जबकि जो हित का ट्रांसफर किया गया है, याद रखिए वह हित कैसा हो, आंशिक नहीं बल्कि किस में, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आंशिक हित का ट्रांसफर किया गया है तो उसमें आपका शर्त लगाई जा सकती है कि ऐसे प्रयोग करना। एक हम उदाहरण बताएंगे आंशिक का अलग जाकर, लेकिन पहले ये बेर खत्म हो। आपका एक उदाहरण हम बताएं, आपका आंशिक हित का धारा 11 से कवर नहीं होगा, एक इसमें बता दें, चाहे ये यूज पर रोक जो है आंशिक यूज पर रोक हो या यूज पर पूर्ण रोक हो, दोनों रोकें क्या होंगी, निर्बंधन या शून्य। फिर एक बार समझिए, चाहे आंशिक रोक लगाई गई हो प्रयोग करने पर या कैसी लगाई गई हो, पूर्ण, दोनों यहाँ क्या होगा, निर्बंधन शून्य। लेकिन चूंकि बंधक और पट्टा दोनों इन दो 11 के बाहर चले जाते हैं, तो अगर बंधक और पट्टा में प्रतिबंध लगाया जाता है तो वह प्रतिबंध वैध होगा। अब एक पट्टे का उदाहरण देखिए, ए ने अपना मकान ये बी को, मैंने अपनी जमीन बी को पट्टे पर दी और कहा कि इस पर तुम खेती बाड़ी करना लेकिन कोई निर्माण न करना। तो बताइए ये प्रतिबंध वैध होगा कि शून्य, वैध। क्यों, क्योंकि धारा 11 से ये क्या चला गया है, बाहर। क्यों बाहर गया, क्योंकि आपका जो हित का ट्रांसफर ए ने इस जमीन में बी को किया है वह पूर्ण नहीं है। यानी कि ए ने बी को स्वामित्व नहीं दिया बल्कि केवल क्या दिया है, उपभोग के अधिकार को ट्रांसफर किया। यानी कि केवल कब्जा दे दिया कि यूज करो, स्वामी कौन है, ए। और जब पूर्ण हित का ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो सेक्शन 11 लागू नहीं हुआ। आगे देखिए भाई, हाँ, आपका एक अपवाद है, और एक अपवाद आपका यह है कि जहाँ की अस्थावर संपत्ति के टुकड़े के बारे में, यानी कि अचल संपत्ति के टुकड़े के बारे में,
तो उसको देखिए, डायरेक्ट नहीं देखना रहता है। एक बार एमपी में पूछा गया ये प्री में। फिर हम बता दें, जो धारा 11 का सेकंड पैराग्राफ है, एक बार आपका एमपीजे में आ चुका है कि धारा 11 का अपवाद कौन सा है, तो भूमि का टुकड़ा है। तो भूमि का टुकड़ा दिमाग में बैठाइए। देखिए, आपका एक के पास ये प्लाट है और आधा हिस्सा इसने किसको बेच दिया, बी को, और ये कहा कि भाई जो आधा हिस्सा बचा है इसका भी हम अच्छे से यूज करें। इसके लिए ए ने बी पर कुछ क्या लगाया है, प्रतिबंध। तो फिर एक बार देखिए, अगर ए ने आपका बी को अपना जमीन का कुछ हिस्सा बेचा, कुछ हिस्सा बनाए हुए है, और ये प्रतिबंध भी पर लगाता है कि तुम इस प्रकार इसका यूज करना कि हमारी जमीन का भी अच्छे से क्या हो सके, यूज हो सके, तो बताइए ये प्रतिबंध वैध होगा कि शून्य होगा? वैध। क्यों वैध होगा? क्योंकि दूसरे जमीन के अच्छे प्रयोग के लिए उसी जमीन के कुछ भाग पर क्या लगाया गया है, टुकड़े पर प्रतिबंध। 12 आइए, धारा 12 को जब भी पढ़िएगा आपको कोरिलेट करके पढ़ना है। और आपका 12 धारा आज देखा जाए, देखिए भाई, आपका जो नए लोग हैं, थोड़ा दिवाले या प्रयतित अन्य संक्रामण पर हित को पर्यवसेय बनाने वाली शर्त। शब्द ना है तो बैरक पर लिखिए। दिवाले मने दिवालिया, अभी हम बताएंगे, पहले दिवालिये का। दिवाले का मतलब दिवालिया। प्रयतित मने प्रयास करना, अटेम्प्ट करना, प्रयतित लिखिए, ना है तो बैरक पर लिखिए। प्रयतित मने उसी पर लिखिए, प्रयास करना। अन्य संक्रामण हम धारा 10 में बताए थे। अन्य संक्रामण मतलब क्या? दूसरे को अंतरण। अन्य संक्रामण दूसरे को ट्रांसफर, दूसरे को अंतरण। पर हित को, अभी हमने हित बताया, यानी कि अधिकार इत्यादि को पर्यवसेय यानी कि टर्मिनेट कर देना। पर्यवसेय न आए तो समाप्त। भाई पर्यवसेय न आए, मैं शब्द पकड़ना है। समाप्त बनाने वाली शर्त। तो शर्त तो लगातार चल ही रही, उसमें क्या बताना है, कंडीशन। अब पहले दो उदाहरण देखिए और तब आपका, पहले दिवालिया देखिए भाई। अभी बेरक नहीं शुरू हो रहा है आपका, इसको जोड़ना पड़ेगा आपका 111 से। हम अभी जोड़कर बताएंगे। और कौन 111 का खंड पढ़ना है, तो धारा 12 से भी क्वेश्चन बना है, एक्सेप्शन में जाकर बना है। और वह कहाँ से बना है, 111। ध्यान से पहले बाहर धारा 12 का जो शब्द है वह समझने का प्रयास करिए। हेडिंग पहले समझा जाता है, तब अंदर के शब्द। दिवाले, तो पहले एक उदाहरण बनाया जाए। ए ने अपना मकान बी को बेच दिया। फिर एक बार बी को बेच दिया और ए ने शर्त लगाई कि हे बी, अगर तुम दिवालिया हो जाओगे तो ये जो मकान का अंतरण है ये शून्य हो जाएगा और मकान मेरे पास क्या होगा, वापस। तो फिर वही पब्लिक पॉलिसी कहती है, लोक नीति यही कहती है कि जब तुम बी को मकान बेच चुके हो तो बी चाहे दिवालिया हो जाए, बी चाहे पागल हो जाए, और चाहे बी मर जाए, अब लालच छोड़ो। अब तुम्हारा हित नहीं रहेगा। बी दिवालिया भी हो जाए तो वह मकान किसका बना रहेगा, बी का। तो समस्या है कि दिवालिया होता क्या है, तो दिवालिया वह व्यक्ति होता है, सालवेंट वह व्यक्ति होता है जो अपने ऋणों को चुकाने में असमर्थ हो गया है, यानी कि अपने उधार को चुकाने में क्या हो गया है, असमर्थ। बस अभी ज्यादा न जानिए। जो व्यक्ति अपने ऋणों को चुकाने में भले पूरी तरह असमर्थ न हो, आंशिक ही हो गया हो, असमर्थ हो गया हो, उसे हम क्या घोषित वह करा सकता है अपने को, दिवालिया। यानी कि इसका मतलब एक लाइन में ये हुआ
कि अगर ए बी को संपत्ति का अंतरण करता है और कहता है कि हे बी तुम दिवालिया हो जाओगे तो ये संपत्ति तुमसे छिन जाएगी, तो ये जो शर्त है छीनने की ये शून्य होगी और बी दिवालिया भी हो जाएगा तो संपत्ति किसके पास बनी रहेगी? बी के। ये आपका दिवाले हुआ। अब दूसरा है प्रयतित अन्य संक्रामण। प्रयतित अन्य संक्रामण माने प्रयास करना, यानी कि ए ने बी को मकान बेचा और ये कहा कि हे बी अगर तुम किसी अन्य को इसे बेचने का प्रयास भी करोगे तो ये जो अंतरण है हमारा ये शून्य हो जाएगा, तुम्हारा स्वामित्व पर्यवसेव हो जाएगा। पर्यवसेव माने तुम्हारा इससे स्वामित्व क्या होगा और संपत्ति हमारे पास क्या आ जाएगी? बताइए ये जो शर्त है ये वैध होगी कि शून्य होगी? शून्य होगी और माना जाएगा कि बी पर कोई शर्त नहीं। पेयर की भाषा देखिए सही रहेगा भाई। अब दोनों शब्द हमने बता दिए, पेयर की भाषा देखिए। जहाँ की इस शर्त या मर्यादा के अधीन संपत्ति अंतरित की जाती है कि किसी व्यक्ति को या उसके फायदे के लिए आरक्षित या दिया हुआ उस संपत्ति में का कोई भी हित उस व्यक्ति के दिवालिया होने पर या उसके अंतरण या बयान करने का प्रयास करने पर समाप्त हो जाएगा तो वहाँ शर्त या मर्यादा वह क्या होगी? सुन, यही तो हमने बताया कि अगर ए ने बी को जमीन बेच दिया, मैंने कोई भी हित इसमें सभी आ जाएंगे, इसमें सभी अंतरण आएंगे, चाहे बंधक हो, पट्टा हो, विक्रय हो, दान हो, याद रखिए। तो वही तो हमने बताया कि अगर एक ने बी को संपत्ति बेची और ये हुआ कि दिवालिया हो जाओगे तो तुम्हारी संपत्ति का स्वामित्व समाप्त हो जाएगा, तो स्वामित्व नहीं होगा स्वामित्व बल्कि ये शर्त ही क्या होगी? सुन, और स्वामित्व बना रहेगा। या दूसरे को अंतरण करने का क्या करोगे? केवल प्रयास, तो तुम्हारा हक छीन जाएगा। तो हक छीनेगा नहीं बल्कि ये शर्त ही क्या होगी? और भी हकदार होगा कि वह किसी को भी अपनी संपत्ति क्या करे? बेच दे, कुछ भी करे अंतर। लेकिन लग गया तो जरूर समस्या है, एक अपवाद है। वही अपवाद टेक्निकल आता है क्वेश्चन। इस धारा की कोई भी बात पट्टे में के किसी ऐसी शर्त को लागू न होगी जो पट्टाकर्ता या उससे व्युत्पन्न अधिकाराधीन दावा करने वाले व्यक्ति के फायदे के लिए हो। यानी कि धारा 12 में एक आपका एक्सेप्शन है और वह कौन है? पट्टा। अगर फिर पट्टे का उदाहरण तब 111 में आना पड़ेगा। बैरक निकाल लीजिए 111 सेक्शन 111 निकालिए भाई। उदाहरण बना दें तो सेक्शन टीपीए का कौन सा निकालना है, मेंस में पूछा जाता है। पहले पट्टा का फिर एक बार उदाहरण हम दे दें तब आपका देखा जाए। ध्यान से देखिए, ए की यह खाली जमीन थी, इस जमीन को ए ने उपभोग का अधिकार बी को दिया और बी से इसके एवज में प्रतिफल या मूल्य लिया, मैंने आपका प्रतिफल ले रहा है तो बी यूज करेगा। अब ए ने अपने हित या अपने उत्तराधिकारियों के फायदे के लिए ये शर्त लगाई है, बी पर शर्त लगाई है कि हे बी तुम इस जमीन का यूज करना और यूज करोगे तो आपका केवल और केवल अगर मकान बनाना हो तो एक मंजिला बनाना, एक मंजिला से अधिक मकान न बना। अब आइए, बी ने इस शर्त का उल्लंघन किया और कितना मंजिला मकान बना लिया? तो ए को क्या अधिकार है और ए क्या कर सकता है? अब जहां जहां टीपीए में ए को अधिकार है तो उन अधिकारों को देखा जाए। पहला आपका धारा 6 में हम बताए थे री एंट्री का अधिकार। री एंट्री मतलब पुनः प्रवेश का अधिकार। तो केवल पुनः प्रवेश का अधिकार ए ट्रांसफर नहीं कर सकता, मात्र याद रखिएगा
पुनः प्रवेश का अधिकार कि मैं केवल पुनः प्रवेश बताया था, केवल मात्र पुनः। अब देखिए फिर पुनः प्रवेश बताना पड़ेगा भाई। अगर ए को ये अधिकार है, पहला ध्यान से याद रखिएगा कि वह बी को इस जमीन से हटाए और री एंट्री कर ले, यानी कि इस जमीन और मकान पर क्या कर ले, कब्जा। री एंट्री मतलब क्या, पुनः प्रवेश। तो क्या ए केवल यह अधिकार किसी अन्य को ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं, कि तुम ही जाओ बी को हटाकर कब्जा कर लो? नहीं, केवल यह अधिकार ट्रांसफर करने पर कौन सी धारा रोकती पीए की लगाती है? ये पहला नियम। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम ये है कि धारा आपका जो 11 के प्रावधान है लागू ही नहीं होंगे पट्टे में, क्योंकि धारा 11 तब लागू होगी जब संपत्ति में कैसे हित का अंतरण किया गया हो पूर्ण, और पट्टे और बंधक में केवल कैसे हित का अंतरण होता है, आंशिक। दूसरा नियम ये रहा। तीसरा नियम समझने का प्रयास करिए। जो तीसरा नियम आपका धारा 12 से हम समझा रहे हैं। धारा 12 क्या कहती है? बैठिए, अभी 5 मिनट में खाली होते हैं, बता दीजिए फिरोज भाई बाहर कोई है, कह दीजिए 5 मिनट वेट करिए भाई, बीच में संभव नहीं। देखिए आपका फिर 12 पर अब आइए, इसको 12 से जोड़ा जाए। 12 ये कहती है, अपवाद 12 से नहीं, 12 का क्या, कि अगर पट्टे में कंडीशन लगी है और वह कंडीशन किसके फायदे के लिए है, पट्टा करता, तो ऐसी दशा में अगर कंडीशन लगी है तो वह कंडीशन वैध होगी, यानी कि आपका कह सकते हैं कि शून्य नहीं होगी, क्या होगी, वैध। अब यह है कि पट्टे में कंडीशन लगाई जाए और वह कंडीशन वैध बनाई जाए, और कंडीशन का उल्लंघन अगर बी करता है तो पट्टा रद्द कराया जाए, पट्टे को क्या कराया जाए, शून्य। इसके लिए प्रावधान 12 में नहीं है, 12 में तो केवल अपवाद दे दिया है पट्टा, लेकिन इसके लिए शुद्ध रूप से कौन सी धारा देखनी पड़ेगी, आपका 111। देखिए देखिए 111 में कितना टेक्निकल क्वेश्चन आपका बना है, और एक पॉइंट अगर आप मिस किए 111 में तो निश्चित तौर पे गलत होकर आएगा। देखिए भाई आपका अब पर्यवसान वाला निकाल लीजिएगा खंड पट्टे में, पट्टे का पर्यवसान। तो आपका 111 में एक ही खंड हमें बताना है, और वह खंड भाई रट कर जाइएगा, अलग से भी पूछा जाता है। देखिए आपका हम कौन सा है आपका, निकाल लें भाई थोड़ा। देखिए आपका जी, जी निकालिए, खंड जी पूरा ना पढ़िए, जहाँ टैग करना उसी को पढ़ाया जाए पूरा। तो भाई खंड जी, जी देखिए भाई, समपहरण द्वारा पट्टे का पर्यवसान। समपहरण ना है तो फार फ्यूचर, यानी कि जब्ती द्वारा, जब्ती द्वारा पट्टे का समापन हो जाता है किस खंड के तहत, तो धारा 111 के किस खंड में, जी। पहला तो ये डायरेक्ट पूछा गया है कि समापहरण या जब्ती द्वारा पट्टे का पर्यवसान किस धारा में है, 111 के किस खंड में, जी। अब आइए देखा जाए भाई, पहला, उस दशा में जबकि पट्टेदार किसी ऐसी अभिव्यक्त शर्त को भंग करता है आपका जिसमें यह उपबंधित है, तो उसका भंग होने पर पट्टाकर्ता पुनः प्रवेश कर जाएगा। दूसरा, उस दशा में जबकि पट्टेदार किसी अन्य व्यक्ति का हक खड़ा करता है, यानी कि स्वामी कोई और है, या अपना ही खड़ा कर लेता है कि हम ही स्वामी हैं। तीसरा खंड ही आपका गलत होगा, ध्यान से समझिए लास्ट में। जबकि पट्टेदार दिवालिया न्याय निर्णीत हो जाए और पट्टा यह उपबंध करता है कि पट्टाकर्ता ऐसी घटना के घटित होने पर पुनः प्रवेश कर सकेगा। अब आइए ध्यान से समझिए, यही पॉइंट आपको पकड़ना है। धारा 12 फिर एक बार कवर करिए भाई। धारा 12 क्या कहती है, ध्यान से समझिए फिर। अगर ए ने
इस मकान को ट्रांसफर बी को किया है और क्या लगाया है शर्त कि हे बी, जब तुम दिवालिया हो जाओगे तो ये जो अंतरण है ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा और संपत्ति हमें पुनः क्या होगी। तो धारा 12 कहती है कि ऐसी शर्त क्या होगी, शून्य, और बी भले दिवालिया हो जाए स्वामी कौन रहेगा। लेकिन इसका एक अपवाद मिलता है, धारा 12 के सेकंड पैराग्राफ में है। धारा 12 के सेकंड पैराग्राफ से उठाइएगा धारा 111 का खंड कौन, जी, जी ही नहीं, जी का भी कि कौन सा, तीसरा। अब तीसरा देखिए, अगर पट्टे में स्पष्ट रूप से ये बात लिखी गई हो, भाई मौखिक नहीं, यही याद रखिएगा, अगर पट्टे में अभिव्यक्त रूप से, यही आपका पूछा जाता है विवक्षित की अभिव्यक्त की दोनों, यही टेक्निकल क्वेश्चन यही बार बार लोग गलत करके आ रहे हैं, फिर एक बार समझिए। अगर पट्टे में अभिव्यक्त रूप से ये बात लिखी गई है स्पष्ट रूप से कि ए ने बी को पट्टा दिया, अगर बी दिवालिया हो जाएगा तो ए इस पट्टे पर री एंट्री करेगा, पुनः कब्जा जमाएगा और बी को किया गया पट्टा क्या हो जाएगा, समपहरण। समपहरण माने क्या, समाप्त, पर्यवसेय हो जाएगा। जो धारा 12 में शब्द है ऊपर, पर्यवसेय मतलब क्या, तो बताइए ऐसी शर्त अब वैध होगी कि शून्य होगी, वैध, और पट्टा क्या होगा, समाप्त। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन लास्ट में इतना समझाने का मतलब ये आया कि धारा 12 का एक अपवाद है, वह पट्टा है, वह आपका शुद्ध रूप से कहाँ दिया गया है, 111 जी के किस क्लाज में, 3 में, किसके बारे में है, दिवालिया के बारे में। लेकिन ये कब समापहरण होगा या जब्ती होगी या समाप्त होगा पट्टा, जबकि स्पष्ट रूप से पट्टा विलेख में इस बात का क्या हो, किसका उल्लेख हो कि अगर भी दिवालिया हो जाएगा तो ए को इस पट्टे पर री एंट्री का क्या होगा, अधिकार, और बी को किया गया पट्टा क्या हो जाएगा, पर्यवसान। पर्यवसान माने समाप्त हो जाएगा। तो ये शर्त वैध होगी कि शून्य, वैध। किस धारा में आएगी, रट कर जाइए। हाँ, आपका 111 जी का उपक्लास कौन, 3। एक बार अच्छे से पढ़िएगा तो कल आगे और पढ़ाया जाए भाई आपका। कल भाई 8:30 बजे क्लास चलेगा सुबह, क्योंकि इंग्लिश चल नहीं रही है। सर का मैंने सर को भी ठंड लग गई है, उनको भी बुखार हो गया है, यानी कि हम ठीक हुए तो इंग्लिश वाले सर पढ़ गए। अब ठंड 2-3 दिन 3-4 दिन थी ही ऐसी, आज तो थोड़ा मौसम सही है। भाई आप लोग भी मास्क और लगा कर आइए, मास्क ना रहे तो ले लीजिए और थोड़ा दूरी बनाकर ही ऐसे ही बैठिए। तो कल 8:30 बजे से क्लास चलेगा भाई, 8:30 बजे से चलेगा। साम्या 10:30, 10:30 से ही टीपीए चलेगी। साम्या थोड़ा कल खींचना है ज़्यादा।